सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी उत्तर लेखन की इस कक्षा में। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग बहुत ही शीघ्र एक उत्तर लेखन की वीडियो क्लास भी चालू करेंगे, सिर्फ आपको प्रमोट करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप लोग प्रेरित हों उत्तर लेखन के लिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि यदि आपको मुख्य परीक्षा में सिलेक्ट होना है तो ये आप मान करके चलिए कि आपको उत्तर लिखने होंगे। और शीघ्र ही अभी जो कल रिज़ल्ट आया है उसमें मेरी एक मात्र 21 साल की पढ़ाई हुई स्टूडेंट है जिसने मेंस क्वालिफाई किया है पहली बार में। तो उत्तर लेखन की पारंगतता क्या होती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं ज़्यादा ना देर करते हुए। तो मैंने आपको एक मॉडल आंसर दिया था, एक डेमो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। उससे पहले उस डेमो क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न था 600 से 300 ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चूँकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका समय बड़ा कीमती है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो उसके लिए आपका समय कीमती है। और वीडियो चूँकि लंबा होगा तो जो मेंस परीक्षा के लिए बहुत सिंसियर हैं, वो सीरियस हैं जो लोग, वो इस वीडियो को देखिए अंत तक। अगर यदि आप मेंस परीक्षा को लेकर के सीरियस नहीं हैं तो आप इसको स्किप कर जाइए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी वीडियोस पर व्यू कितने आते हैं। मैं बहुत ऑथेंटिक टीचर हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को वही लोग देखें जो बहुत सीरियस हैं, जो उस वैल्यू को समझते हों। मैं आशा तो यही करता हूँ कि आप सारे लोग समझेंगे इसको। आई कंसिडर दैट एवरीवन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन फिर भी यदि आपका समय कीमती है, आपके पास कोई नज़दीकी परीक्षा आ रही है, तो मेरे इस वीडियो पर आप समय ना बर्बाद करिए और दूसरे जो आपको लगते हैं काम के वीडियोस उनको आप देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग पर है, लंबा है, आपको धैर्य रखना होगा। और आशा भी मेरी यही है कि आप धैर्य रखेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। ये प्रश्न जो है मैंने आपको लिखने के लिए दिया था। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे कि क्या बारीकियां हैं जिससे कई बार हम उत्तर लिखने से, एक अच्छा उत्तर लिखने से हम लोग चूक जाते हैं। लगता है कि वही उत्तर होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, प्रश्न शुरू होता है 600 से 300 ईसा पूर्व। देखिए शुरुआत करने से पहले बता रहा हूँ, यहाँ मैं आपको राइटिंग की टेक्निक बताऊँगा। बट इफ़ यू वांट आंसर, यदि आपको मॉडल उत्तर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी भी फ्री है 7 दिन के लिए, जैसे हमने बोला था। वहाँ पर आपको ये मॉडल आंसर मिल जाएंगे लिखे हुए, ठीक है। यहाँ पर पूरा उत्तर बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ ये बातें बताऊँगा कि इसमें हम किन किन चीज़ों को करेंगे। कोशिश पूरी है कि इन डिटेल और इन डेप्थ पूरा जाया जाए। जितनी पॉसिबिलिटी भाषा की एक बोर्ड पर लिखने की हो सकती है उतनी हम लिखेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द यहाँ पर है वो 600 से 300। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 600 से 300 ईसा पूर्व की जब बात आती है तो नॉर्मली जब हमें एक प्रश्न दिया जाता है तो 600 ईसा पूर्व की बात हम लोग सुनते हैं। लेकिन अब 600 और 300 इन दोनों बातों में अंतर है। जब आप 600 ईसा पूर्व की बात करते हो तो आप महाजनपदों की बात करते हो। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी सुन रहे होंगे। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 600 BC देन वी आर टॉकिंग अबाउट महाजनपदास। बट इफ वी कम टू 300 BC, यदि हम 300 BC पर आते हैं तो हमारे पास एक अखिल भारतीय साम्राज्य था। अखिल भारतीय साम्राज्य था, यानी कि वन नेशन। बात समझ रहे ना? तो इस बेसिक डिफरेंस को आपको समझना होगा। ये अगर बात एग्जामिनर को आंसर में मिलेगी देन यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर ये आप स्किप कर जाते हो तो 2-3 नंबर आपके कट भी सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए। और आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पकड़ना कितनी बातों को है, तो ये बात आपको स्किप नहीं करनी है।
अब अगली बात पर आते हैं। आराम से टाइम लेगा, क्वेश्चन लिखना सिखा रहा हूँ तो आपको भी पेशेंस रखना होगा। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी हमारे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो लोग चाहते हैं कि आगे मेंस परीक्षा क्वालिफाई करें, दे विल गिव टाइम टू आवर वीडियोस। हमारे वीडियोस को वो टाइम देंगे, ये नहीं देखेंगे कितना लंबा वीडियो है। सीखने की प्रक्रिया समय लगेगा। दूसरी बात वो कहते हैं कि मानव के सामाजिक आर्थिक, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, सामाजिक, दूसरा बोला आर्थिक। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सोशियो इकोनॉमिक विकास, डेवलपमेंट। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस के ड्यूरिंग दिस 300 ईयर्स ह्यूमन सिविलाइजेशन में, मानव के सभ्यता में सामाजिक आर्थिक विकास जो था उसमें लौह खनिज यानी कि आयरन, इसकी जो भूमिका है वो क्या है, इस भूमिका को आपको स्पष्ट करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको प्रश्न कई अंगों में तोड़ दिया। पहले यहाँ पर तोड़ा, इसके बाद यहाँ पर तोड़ा, फिर उसके बाद यहाँ पर विकास पर, और फिर उसकी भूमिका का वर्णन आपको करना है। लगभग आपको 250 शब्दों में, 200 शब्दों में, इससे कम में नहीं, इतने शब्दों में आपको इसको पूरा करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को हम समझ लेंगे। आप चाहे तो आप अपनी नोटबुक निकाल करके इसको रखिए, फिर मैं क्रमवार रूप से आपको बताता हूँ कि आपको उत्तर किस लाइन से शुरू करना है, कि लाइन को पढ़ते ही एग्जामिनर आपको मार्क्स देना शुरू कर दे। अब बढ़ते हैं हम उत्तर लिखने की तरफ, कि उत्तर लिखा कैसे जाएगा, क्या लिखना है उत्तर में। पहली लाइन क्या होगी, ये बड़ा महत्व रखती है। तो पहली लाइन की शुरुआत कहाँ से करें जो आपको एग्जामिनर देखते ही नंबर मिले। देखिए क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है वो बड़ा इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो इफ़ योर फर्स्ट अपीयरेंस इज़ नॉट वेरी गुड, then you have to do many kinds of things to impress someone, but your first appearance is very good, तो पहले अपीयरेंस से ही आदमी आपके खुश हो जाएगा। तो देन you have to choose a line, आपको एक ऐसी लाइन का चयन करना पड़ेगा जिस पर देखते ही एग्जामिनर आपको मार्क्स दे। मैं पूरी लाइन आपको लिख करके दिखाऊंगा। सबसे पहली बात, आंसर जब आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही, मैंने देखा बहुत सारे आंसर हमारे ग्रुप में आ रहे हैं, और भी मैंने तो बहुत ज़माने से आंसर चेक करता चला आ रहा हूँ। तो कहीं से भी शुरू करते हैं बच्चे और आंसर तक आते हैं, लेकिन पहली बात कि जो प्रश्न है उसकी लाइन है। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न, जो आपका प्रश्न है कोशिश करिए कि आप उसकी लाइन को पकड़ें। हिंदी अंग्रेजी में घबराना नहीं, मैं तो बहुत साधारण सी बात समझा रहा हूँ। प्रश्न की यानी कि क्वेश्चन की लाइन को पकड़िए। अब क्वेश्चन की लाइन कहाँ से शुरू होती है, 600 से 300 ईसा पूर्व, इंग्लिश में कहें तो 600 to 300 BC, यहाँ से ये लाइन शुरू होती है। तो अब आप क्या लिखेंगे इसमें, क्या प्राचीन भारत के इतिहास में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फिल अप द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। प्राचीन भारत के इतिहास में, इंग्लिश में इन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट। ये जो घटना थी पूरी, क्या लिखेंगे इसके लिए एक शब्द, युगांतकारी, युगांतकारी, इंग्लिश में रिवोल्यूशनरी। क्यों रेवोल्यूशनरी, क्योंकि यहाँ से इतिहास की एक धारा बदल जाती है। युगांतकारी, जहाँ पर एक युग का अंत हो जाए,
रिवोल्यूशनरी, जहाँ से कोई बदलाव हो जाए, बहुत बड़ा बदलाव हो। और यही वो सिनेरियो है प्राचीन भारत के इतिहास में जो सारे सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिनेरियो को बदल करके रख देता है। ये लाइन जब आप लिखेंगे तो इनके एग्जामिनर यही मायने निकालेगा। कब? जब आप इस शब्द का चयन करते हैं। लिखने को बहुत सारे, बहुत महत्वपूर्ण घटना है, बड़ी आवश्यक घटना है, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ मैं, बट अगर आप ये लाइन लिखते हो यू विल गेट इम्प्रेस इन जस्ट वन लाइन, नो नीड टू मूव फॉरवर्ड। एक बार में समझ में आएगा कि बच्चा क्या लिखने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे हम इसके बाद देखते हैं। अब आपसे किस बात की गई थी? आपसे बात की गई थी लौह खनिज की। हिस्ट्री का आंसर लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बताइए कि आयरन यानी कि लौह के जो एविडेंसेस हैं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ एक साथ और हिंदी में भी, अवशेष। ये लौह के जो अवशेष हैं, ये जो एविडेंसेस हैं, ये मिलना शुरू होते हैं कहाँ से? 600 BC से। और कहाँ से मिलते हैं? अगर आपको ये पता है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ढूंढना है। तो अगर वो रिसोर्स आपको पता है, वो जगह आपको पता है जहाँ से मिलता है, तो क्या होता है कि हिस्ट्री जो है एविडेंसेस को मानती है। तो यदि आप कोई एविडेंस देते हैं तो आपको गुड मार्क्स मिलता है। तो पहली बात मेरी आप नोटिस कर लीजिएगा कि इफ़ यू वांट टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री, ऑप्शनल ले रखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीएस में लिख रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंडा वही रहेगा। आपको जहाँ जहाँ मिलता है कि भाई एविडेंस है तो वहाँ एविडेंस का उल्लेख कर दीजिए। आपको पता है कि कहाँ से हमको प्रमाण मिलते हैं ऐतिहासिक, वहाँ तुरंत आप बता दीजिए। अगली लाइन आपकी यही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे। ये एक तरह से क्या था, आपका इंट्रो चल रहा था। आपको बताया था ना कि आंसर में 3 स्टेप्स होते हैं, एक इंट्रो। तो ये इंट्रो चल रहा था, लेकिन अभी इंट्रो एंड नहीं हुआ, अभी आपको इंट्रो एंड करना है। हाउ टू एंड एन इंट्रो, ये पहली बार आप सुन रहे होगे शब्द मेरे से, क्योंकि लोग बाग तो आंसर एंड करने की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ हाउ टू एंड एन इंट्रो, यानी भूमिका का समापन कैसे करें। पता कैसे लगेगा भूमिका खत्म हो गई, उत्तर शुरू हो रहा है, कैसे करेंगे? आइए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, भूमिका का वर्णन कीजिए। आप अंतिम लाइन डालिए, क्या? लौह अयस्क की, मैं आधा लिख रहा हूँ, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण, ज़्यादा चाहें तो अति महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा है तो अति, ये मैं हर आंसर के लिए आपको बता रहा हूँ। अति महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना, यानी आयरन और हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो दिस शुड बी द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंड? आपकी भूमिका का समापन हुआ। अब एक लाइन अगली आएगी, इससे पता लग गया कि आप, क्या पता लगा इससे पता लग गया कि जो स्टूडेंट है वो आंसर लिखना जानता है। ध्यान रखिएगा, जितनी बात मैंने आपको बताई उससे एग्जामिनर ये जान गया कि ये खिलाड़ी मजा हुआ खिलाड़ी है। ठीक उसी तरह से समझ सकते हो कि कोई बहुत नया बैट्समैन आया हो और ये नया बैट्समैन किसी बहुत पुराने बहुत फास्ट बॉलर को अगर फेस करने के लिए जा रहा है और फेस करते करते जो है आपके बहुत तेज़ बॉल आती है, लेकिन वो बड़े
खूबी से बचा ले जाता है तो बॉलर को ये एहसास हो जाएगा कि बैट्समैन मजा हुआ खिलाड़ी है, बचा गया, बॉल को बचा लिया विकेट। तो ये इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया, दिस विल टेल द एग्जामिनर दैट जो आया है वो जानता है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। अब खोलेंगे हम अपना पत्ता, एक लाइन जोड़ेंगे अगली। अब भूमिका है तो कहाँ कहाँ होगी, तो कहाँ कहाँ भूमिका है, पहली बात देखिए आप लिखिएगा तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप रोक रोक करके भी आंसर लिख लेंगे तो लिख जाएगा। और इफ़ यू वांट इट तो मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, आपको सारे मॉडल आंसर वहाँ पर दिए हुए हैं। जितने क्वेश्चंस हमने दिए हैं सबके मॉडल आंसर्स हैं। तो इफ़ यू वांट तो आगे देखिए क्या कहेंगे हम कि भूमिका आखिर किस किस चीज़ में है, क्या ऐसा किया। तो सबसे पहली बात ये थी कि 500 ईसा पूर्व तक तो हम लोग दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में थे, लेकिन 500 के बाद हमको जैसा शतपथ ब्राह्मण में, अगर आप उल्लेख कर सकते हैं तो कर दीजिए, शतपथ ब्राह्मण में जैसा हमको पता लगता है कि जंगलों को जला करके हम आगे बढ़े। तो सबसे पहली चीज़ थी जंगल, यानी फॉरेस्ट। अगर ये बात आप चूक गए, अक्सर क्या होगा, इसमें मैंने आंसर चेक किए, ज़्यादातर लोगों के आएंगे कृषि, लोहे के आने से कृषि हुई, लोहे के आने से कृषि हुई। अब देखिए समझिए इस बात को कि यहाँ पर क्या फॉल्ट है। यदि आप सीधे कृषि पर आते हो, सारे लोग इसका आंसर यहीं से शुरू करेंगे, एग्रीकल्चर। और अगर आपने ये किया तो यहाँ पर एक बेसिक सा फॉल्ट है, एग्रीकल्चर नहीं, सबसे पहले आप शुरू करिए फॉरेस्ट क्लियरिंग। फॉरेस्ट क्लियरिंग, जंगलों को साफ करना, किसकी मदद से, लोहे के औजारों से, यानी आयरन टूल्स। नोट करते जाइएगा कौन से होते हैं, कुल्हाड़ी लिख दीजिए, चाहे तो हैंड एक्स उल्लेख कर दीजिए सीधा सीधा, कुल्हाड़ी। इससे जंगल साफ हुए। अब मैंने जंगल की बात सबसे पहले बात करी ना, जंगल सबसे पहले बात करेंगे किसकी, जंगल की। डिटेल में आप बाद में जाइएगा, लेकिन पहले यहाँ पर फॉरेस्ट क्लियरिंग की बात करिएगा। फर्स्ट मार्क्स पर इसी को रखेंगे। सेकंड क्या हुआ, जब ये जंगल साफ हुए तो इससे दो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, ये लिखिएगा आप वहाँ पर। पहला, बस्ती का विस्तार हुआ। जो ह्यूमन सेटलमेंट था वो वास्ट होना शुरू हुआ। अब जब ह्यूमन सेटलमेंट वास्ट होगा, जहाँ पर भी मनुष्य रहेंगे वहाँ पर कोई ना कोई आजीविका तो ढूंढेंगे। नाउ व्हेन ह्यूमन सेटलमेंट विल टेक प्लेस, देन दे विल मूव फॉरवर्ड टू कृषि, तब ये एग्रीकल्चर की तरफ भागेंगे। तो क्या होगा फिर, उस जगह पर जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट है वहाँ पर रहने वाले लोग वहाँ पर जंगलों को साफ करके, फिर से देखिए वही बात आई, जंगलों को साफ करके उनको खेतों में तब्दील करेंगे, कृषि भूमि में, एग्रीकल्चर लैंड में उनको तब्दील करेंगे। तो यहाँ तक एक पोर्शन हुआ आपका। तो ये पहला पॉइंट जहाँ से आपको मार्क्स मिलना शुरू होगा। अगर आप सीधे उचक करके इस आंसर में, बहुत सारे लोगों को लगेगा ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, अगर आप उचक के सीधे कृषि पर पहुँच गए और सारा कुछ आपने कृषि तक सीमित कर दिया तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। क्यों, अब देखिए फिर वापस वहीं आते हैं। हमसे क्या कहा गया था, सामाजिक आर्थिक। तो अभी सामाजिक की बात पर आइए। ये जो बस्ती विस्तार आप देख रहे हो ना, ये सोशल एस्पेक्ट है, ये सामाजिक है, दिस इज सोशल, ये सोशल है। और सोशल होने से क्या सोसाइटी में फर्क आ रहा है। अभी जब जंगल थे, ध्यान रखिएगा, तो इस जंगल में कौन लोग रहते थे, जंगली, ट्राइब्स।
तो ट्राइबल सोसाइटी अलग तरीके की होती है। दे डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है शिकार पर। बट जब ये बस्ती का विस्तार हुआ तो अब समाज में जो बदलाव आया वो क्या था? कबायली जीवन में दरार, यानी कि अब जो हमारी सोसाइटी थी वो ट्राइबल सोसाइटी जो थी वो धीरे धीरे टूटने लगी। ये क्या था? इसका सोशल एस्पेक्ट था। और ये सोशल एस्पेक्ट जो बढ़ कर के आया वो इकोनॉमिक पॉइंट की तरफ बढ़ा, क्योंकि उन्होंने अब चुनाव करा किसका? कृषि का। यहाँ से पॉइंट शुरू होता है कौन सा? इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक। मेरी समझ में आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इस आंसर को लिखना है। नोट करते जाइए, जो जो बातें मैंने बोली हैं पॉज कर करके उसको लेते जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली पॉइंट पर। तो अभी हमने फॉरेस्ट, जंगल के बारे में बात करी। अब हम आएंगे कृषि, यानी एग्रीकल्चर, लेकिन शब्द का प्रयोग करेंगे हम कृषि प्रौद्योगिकी। क्या करेंगे? कृषि प्रौद्योगिकी। आज की तरीके का आंसर लिखो, पढ़ने में आता ना, आज की तरीके का आंसर लिखिए। कृषि प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। कौन सी? न्यू। दिस, इस, नई। इस नई लौह आधारित, इस नई लौह आधारित, दिस न्यू आयरन बेस्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ने क्या किया? एक बहुत बड़ा बदलाव किया। क्या बदलाव किया? सबसे पहले टूल्स, फिर वही बात आ गई औजार से क्या होना शुरू हुआ? अधिशेष उत्पादन, सरप्लस। तो ये जितना मैंने आपको बताया ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, यहां से इकोनॉमिक चल रहा है। ये क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। क्या है ये? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ध्यान से सुनिएगा, बार बार वही बात करूंगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट क्या था? कि अभी तक जो व्यक्ति शिकारी टाइप का था, कबीले में रहता था, वो व्यक्ति अब खेती करने लगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? खेती करने के बाद उसको सरप्लस मिलना शुरू हुआ, और सरप्लस से भी हम देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव और भी हुए, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी पहले हम लोग इतना ही देखते हैं। तो इस सरप्लस से भी एक सोसाइटी में बदलाव आया। वो बदलाव दो तरीके के थे। सबसे पहली बात क्या थी? उत्पादन। ये कीवर्ड्स हैं, उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो टेक्निक थी उसमें कंप्लीट चेंज आया। तो ये भी एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू था कि प्रोडक्शन टेक्निक चेंज हुई, और जब सारी प्रोडक्शन टेक्निक चेंज हुई तो एक बहुत बड़ा फिर से सोशल चेंज आया, सामाजिक बदलाव हुआ। और वो सामाजिक बदलाव विकास के रूप में था। कैसे था देखते हैं। सामाजिक विकास के रूप में बढ़ते हैं आगे। उस समय समाज में दो तरीके के लोग रहते थे। पहले जंगली कबीले में, यानी ट्राइब्स। दूसरे कौन थे? वैदिक
वैदिक पीपल। इन दोनों के बीच में कॉमन बात थी, सोशली कॉमन बात क्या थी कि ये भी अपने भोजन के लिए क्या करते थे, पशुवध। क्या करते थे, पशुवध करते थे। यहां पर भी क्या था, वैदिक रिचुअल्स यानी कर्म कांड जो थे, सब इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूं। एनिमल सेक्रीफाइस, तो दोनों ही में क्या था, यहां पशुवध होता था कर्म कांडों में, एनिमल सेक्रीफाइस होता था। तो दोनों ही कंडीशन में भोजन के माध्यम के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता था, या तो फॉर देयर मिल्क, दूध के लिए, या फिर मार करके मांस खाने के लिए। समझ रहे हैं बात का नहीं? तो ये सोशल एस्पेक्ट था। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि आर्थिक प्रणाली में जो उत्पादन की प्रणाली में बदलाव हुआ, प्रोडक्शन जो चेंज हुआ, ठीक है, बिल्कुल आपकी जो बुद्धि है वो पूरी खुल जाएगी कि मुझे आंसर लिखना कैसे है, क्या करना है मुझे इस आंसर में, आपको पूरी तरह से सब समझ में आएगा। तो ये जो प्रोडक्शन चेंज था लोहे के कारण जो हुआ, उसने क्या किया, अब बिल्कुल इस सोसाइटी को बदला, क्योंकि अब क्या था, यही पशु यानी एनिमल्स क्या हो गए, एग्रीकल्चर या कृषि में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, बिकॉज एट दैट टाइम बुल्स का यूज़ किया जाता था। भाड़ होने के लिए बहुत सारे बुलक्स का यूज़ किया जाता था, बुल्स का यूज़ किया जाता था, बहुत सारे जानवरों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो ऐसी स्थिति में यदि बहुत सारे जानवरों को मारा जाता तो ये गलत होता। तो इस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ने क्या बताया कि अब जो था पशुओं को मारना, ध्यान रखिएगा, पशुओं को मारना, किलिंग, आपको बड़ा मजा आएगा सुन करके। इसको उस दौरान क्या माना जाने लगा, रूढ़ी। समाज में अब ये रूढ़िवाद देखा जाने लगा कि जो लोग पशुओं को मार करके खाते हैं, जो लोग पशुओं का वध करते हैं, ये रूढ़िवादी लोग हैं, दे आर नॉट डेवलप्ड। आज भी आपको एक डेवलपमेंट की, डेवलप्ड लोगों की एक परिभाषा पता होगी ना, कि जो लोग हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, दे आर डेवलप्ड पीपल्स। जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो डेवलप नहीं है। उस समय ये एक रूढ़िवाद का, देखिए इतने पॉइंट्स को आपने आज तक कभी इस आंसर में समझा ही नहीं होगा, तो ये एक रूढ़िवाद के रूप में देखा जाने लगा। अब विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखा जाने लगा, आज की डेट में देखिए, मैं बताता हूं आपको। अगर आप आज फ्यूल बचाते हो, इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करते हो, तो आप डेवलपमेंट की बात करते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो। लेकिन यदि आप आज भी कोल जला रहे हो, धुआं उड़ा रहे हो, देन यू आर ऑर्थोडॉक्स। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? तो वही सोसाइटी है। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए, दिमाग खोलिए, तब आपको आंसर लिखना आएगा। रट करके आंसर लिखना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मेट बदलते रहते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है सिविल सर्विसेज में, यूपीपीसीएस में या आईएएस में आया था, आप ढूंढ लीजिएगा। तो ये विकास का पर्याय बन गया, पशुओं का वध ना करना विकास का पर्याय बन गया। नया जो समाज था वो पशुओं के वध से बचता था, और धीरे धीरे एक ऐसे समाज का गठन हुआ जिसके पास क्या था। अब अगला, अब इकोनॉमिक पॉइंट देखते हैं यहीं से। ये तो क्या था, सोशल। अब यहीं से मैं जोड़ता हूं इकोनॉमिक। अभी तक क्या था कि इकोनॉमिक
वैल्यू जो थी वो किसी व्यक्ति की पशुओं से बनती थी। आपने वैदिक काल में पढ़ा होगा, जिसके पास जितनी गाय है तो वो गाय का मालिक कहलाता था। बहुत सारी गाय को धन का प्रतीक माना गया है। बहुत सारी चीज़ें आपने वैदिक काल में पढ़ी होंगी। लेकिन आज अब यहाँ जा कर के किसकी वैल्यू बढ़ी? भूमि की, लैंड। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पशुओं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंड हो गई। लैंड का इंपॉर्टेंस बढ़ा। ये क्या था? विकास। बार बार उसी बात पर जाऊंगा। ये क्या था? विकास। फ्रॉम एनिमल्स वी रीच टू लैंड इंपॉर्टेंस, और दिस वाज द डेवलपमेंट एट दैट टाइम। ये था विकास। इस तरह से यदि आप आंसर को दिखाएंगे तभी आप वो चीज़ पा पाएंगे। तब हम देखते हैं उस समय कि हम लोगों के लिए अब संपत्ति जो थी, जिसको हम लोग कहते हैं वेल्थ, तो वेल्थ के रूप में पशु ही नहीं थे मात्र। पशु थे लेकिन पशु ही नहीं थे मात्र। आज भी आप देखते हैं ना, आपकी रूरल सोसाइटी में लोगों के पास भैंसें होती हैं, बट दे ऑल्सो हैव एग्रीकल्चर लैंड। और उनका एक आध कोई लड़का हो सकता है कि कोई शॉपकीपर भी हो, दुकानदार हो, नौकरी में हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। तो अब वेल्थ का पर्याय केवल पशु नहीं हो गए, अब लैंड भी था। लैंड के साथ साथ जब बहुत सारा सरप्लस हुआ तो एक बदलाव और आया। इकोनॉमिक था, और वो इकोनॉमिक पॉइंट था आपका क्या? व्यापार, ट्रेड होना शुरू हुआ। और इस ट्रेड के विकास में लोहे की एक फिर भूमिका है। ये ऐसा मत समझना केवल कृषि के कारण ट्रेड बढ़ा। ट्रेड में उस समय जो चीज़ थी वो थी शिल्प। जो वस्तुएं हम लोग देखते थे, आप देखिए, अब सिंधु, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंधु सभ्यता के शिल्प में और मौर्य काल के जाते शिल्प में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? तो मैं आपको बताता हूँ। मौर्य काल में आपको पत्थर के स्तंभ दिखाई देते हैं, जबकि जब आप सैंधव कालीन कलाएं देखते हैं तो आपको मृंड मूर्तियां दिखाई देती हैं, क्योंकि हमारे पास वी डिडंट हैव आयरन एट दैट टाइम, एंड आयरन इज ओनली द थिंग विच कैन कट स्टोन। लोहा ही एक ऐसी चीज़ है जो पत्थर को काट सकता है, हमारे पास तो नहीं था। तो सिंधु सभ्यता में हम जो भी कुछ बनाते थे, मिट्टियों को पका करके चीज़ें बनाते थे। हमारी सारी कलाएं मिट्टियों की या मेटल्स की हैं। लेकिन हम जब मौर्य काल में जाते हैं तो हमें बड़े बड़े विशाल स्तंभ दिखाई देते हैं। कैसे कट के आते होंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ आयरन टूल्स। तो आयरन टूल्स कौन से? छेनी हथौड़े। बहुत सिंपल सी चीज़ है, छेनी हथौड़े, आयरन टूल्स, लोहे के औजारों ने मदद करी शिल्प की। शिल्प जैसे जैसे बढ़ा, व्यापार बढ़ना शुरू हुआ। व्यापार बढ़ा तो अब तक क्या होता था कि जो खरीद फरोख्त थी वो बार्टर सिस्टम पर होती थी। वस्तु विनिमय, कोई चीज़ ले ली और उस बदले में दे दी। लेकिन इसी काल में हम लोग देखते हैं कॉइन्स का प्रचलन बहुत। कॉइन्स मतलब मुद्रा, कैश, मनी। और मनी की वैल्यू जब बढ़ती है तो आर्थिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू जो होती है वो लोगों को कहीं ना कहीं स्वतंत्र भी करती है और कार्य करने योग्य भी बनाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना सारा डेवलपमेंट हुआ होगा तो ऐसे लोग जो निकम्मे होंगे वो गरीब भी हुए होंगे। आज की सोसाइटी भी ग्लोबल सोसाइटी है। आप देखते हैं लोगों को काम करना पड़ता है, बिना काम करे किसी को कुछ नहीं मिलता। तो काम करना पड़ा, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग काम नहीं करते होंगे उनको पैसा नहीं मिलता होगा। तो कॉइन्स इस समय हमको देखने को मिलते हैं। नाम कौन सा? आहत मुद्राएं, पंचमार्क कॉइन्स हमको इस काल में हमको मिलते हैं। अशोक के काल तक एक पंचमार्क कॉइन्स मिलते हैं। ये एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, और इस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वो सारा पर्सपेक्टिव जो है बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है, इकोनॉमिक भी और सोशल भी। समाज ज़्यादा खुलता जाता है जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ पर होगा। ज़्यादातर ये माना जाता है कि सोसाइटी खुलती है, ट्रेड जहाँ बढ़ेगा, व्यापार जहाँ बढ़ेगा,
तो महिलाएं भी कार्यों में संलग्न होने लगेंगी, पुरुष भी कार्यों में संलग्न होने लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इसका फैक्टर होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, ठीक है। अब फिर से जब कॉइन्स की बात आई तो एक बार फिर से हम लोग समाज के ऊपर आते हैं, यानी सोसाइटी। क्या बदलाव हुआ फिर से देखते हैं। वैदिक लोग क्या थे? चरवाहे, ज़्यादातर क्या थे? चरवाहे, पशुओं को चराते थे। और इनका अटैचमेंट जो था वो अपने कबीले से बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब जो नया समाज आया, इस वैदिक समाज में एक नए कृषि करने वाले लोग समाते चले गए। और इन कृषि करने वाले लोगों का इस कबीले से कोई लेना देना नहीं था। कराता कौन था? कहाँ से आते थे? राजा महाराजा। चूँकि राजा अपने साम्राज्य बनाने की निर्माण की प्रक्रिया में थे तो उनको चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू उनके पास आए। और उस समय टैक्स का केवल एक और एकमात्र चीज़ कारण जो रिसोर्स होता था वो था सरप्लस, एग्रीकल्चरल सरप्लस। उसको बढ़ाने की कोशिश थी तो नई नई बस्तियां बसाई जा रही थी राजाओं के द्वारा और किसान ला करके रखे जा रहे थे कि खूब उपजाओ। तो ये जो पारंपरिक मान्यता थी एक वैदिक काल की, वो धीरे धीरे चरमरा रही थी और नए सामाजिक वर्गों का इसमें समावेश हो रहा था और नए सामाजिक वर्गों का उदय हो रहा था। और ये जो सामाजिक वर्ग थे ये कौन थे? धनी लोग थे, वेल्दी पीपल। जैसे उदाहरण देना है तो श्रेष्ठी, गृहपति, उदाहरण लिखिएगा। देयर वर श्रेष्ठीज एंड गृहपतिज। तो इनका समाज में बड़ा ऊंचा स्थान था। तो एक नए तरीके का सोशल स्ट्रक्चर जो था वो बनना शुरू हो चुका था। तो ये एक समाज में बदलाव था। और जैसी मैंने बात बताई थी कि जो पारंपरिक जो रूढ़ियाँ थी वो धीरे धीरे टूटने लगी इन सब चीज़ों के कारण। जो पुरानी बातें थी उनको लोग भूलने लगे। आज हमारे पास हज़ारों साल हैं तो हमको लगता है देख करके कि भाई 1000 साल, 2000, 2500 साल पुरानी बात है तो हमको लगता है कि अरे क्या खास बात है। लेकिन तब के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। ये सारी बातों का समावेश जब आप अपने उत्तर में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये सारी बातें आपको उसमें जोड़नी है। अब इन द एंड वर्णन हमने कर दिया, बहुत डिटेल में एक एक चीज़ बताई। होपफुली आपको लग रहा होगा कि जो हमारा लेक्चर है वो भी बड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको अगर सीखना है तो यू हैव टू गिव टाइम। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। मैं कहता भी नहीं हूँ कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। आपको लगता है स्किप कर जाइए, आपको लगता है अनइम्पॉर्टेंट है छोड़ दीजिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है तो फिर ज़रूर सुनिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका कंक्लूजन कैसे दिया जाएगा, यानी कि अंत उत्तर का कैसे किया जाएगा। चलिए उसको देखते हैं। चलते चलते इससे पहले कि हम अंत करें एक बात और देख लेते हैं। आप चाहें अगर तो हो सकता है भविष्य के उसमें आपसे पूछ लिया जाए, चाहे तो इसमें भी जोड़ दीजिए कि लोहे की भूमिका सामरिक भी थी। सामरिक का मतलब युद्ध से है, सब समझा ही रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ। सामरिक का मतलब युद्ध से है, यानी वॉर। तो लोहे के अस्त्र शस्त्र, वेपन, आयरन वेपन, जिनके पास आयरन वेपन था उन्होंने बड़े साम्राज्य बनाए। मगध का इसमें उदाहरण दिया जाता है, अवंती का उदाहरण दिया जाता है। मैं सारे उदाहरण भी आपको देते आ रहा हूँ। आपके पास जितना नया क्वेश्चन आएगा तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बता के चल रहा हूँ। तो चाहें तो ये वाला पोर्शन आप छोटी सी लाइन में डाल देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर पूछा गया तो ध्यान तो रखना ही होगा फिर तो। अब नाउ विल सी हाउ टू कंक्लूड। कंक्लूजन
ये आखिरी चरण होता है, बड़ा संभल के लिखना होता है। ज़्यादातर लोग क्या कमी करते हैं, क्या गलती करते हैं, इसको देख लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं कंक्लूज़न में, जो भूमिका में लिखा होता है वही कंक्लूज़न में जा कर के लिख देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, देखिए सुनिए, आप क्या लिखते हो सुन लो। इस प्रकार के हम देखते हैं कि लोहे ने मानव समाज, मानव के जीवन में सामाजिक और आर्थिक विकास में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द सेम यू हैव रिटन इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑल्सो एंड यू आर गोइंग टू राइट अगेन इन द कंक्लूजन ऑल्सो। दिस इज़ वेरी बैड, ये बहुत गलत है, ऐसे नहीं लिखना है कंक्लूजन। अब लिखना कैसे है? पहला शब्द इस प्रकार, ये तो देखेंगे, लिखेंगे ही लिखेंगे इस प्रकार। अतः, इन दिस वे, इंग्लिश में बता रहा हूं, इन दिस वे, इंग्लिश में ही बता दिया। क्या लिखेंगे? लोहे की भूमिका ने, द रोल ऑफ आयरन, ठीक है ना, लोहे की भूमिका ने, लोहे की भूमिका ने, रोल ऑफ आयरन, क्या किया? ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स या कॉज, फैक्टर्स, कुछ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, को क्या कर दिया? अर्थहीन कर दिया। क्या कर दिया? अर्थहीन। सॉरी, ऊपर ले लेता हूं। इस प्रकार लोहे की भूमिका ने ऐसे तमाम तत्वों को अर्थहीन कर दिया। क्या किया? मीनिंगलेस। किसने? आयरन ने। क्या कर दिया? मीनिंगलेस कर दिया। इट डिड मीनिंगलेस। किसको? ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स, क्या? जो सामाजिक, आर्थिक विकास में बाधक थे। ऐसे तत्व जो सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधक थे, ऐसे उनको अर्थहीन कर दिया। आयरन मेड मीनिंगलेस टू द एलिमेंट्स विच वर ऑब्स्टेकल्स in the way of socio-economic development। तो इस तरह से देखिए कितनी सुंदर भूमिका बनाई और कितने सुंदर कंक्लूजन के साथ हमने एंड किया कि इस प्रकार, इन दिस वे द रोल ऑफ आयरन मेड the elements meaningless which were the obstacles in the way of socio-economic development in the life of human being। मनुष्य के जीवन, आर्थिक और सामाजिक जीवन में वे तत्व जो अर्थहीन हो गए थे, अर्थहीन थे, उनको समाप्त कर दिया, जो बाधक बन रहे थे। ये यहाँ पर उत्तर समाप्त हुआ। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप सीरियस हैं, मैं तो मानता हूँ कि आप लोग सीरियस हैं, प्रॉपर सिलेक्शन पीसीएस और आईएएस में लेना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके बहुत काम की होगी अगर आप पूरा देखने का पेशेंस रख पाए होंगे तो, ठीक है, क्योंकि बड़ी क्लास थी। ठीक है, चलिए अगले उत्तर तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। चलते चलते एक बात और बोल देता हूँ कि ये जो आपका हमारा ग्रुप जो चल रहा है आंसर राइटिंग का, अगर आप सीरियस हैं तो इसको ज्वाइन करिए, फिर इसका प्रभाव देखिएगा अपने जीवन में। आपका पूरे जो मानसिक दशा और दिशा जो कन्फ्यूज़न में रहती है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आप एक
प्रॉपर रूटीन में आ जाएंगे। आई एम जस्ट नॉट रिक्वेस्टिंग यू, दिस इज ओनली फॉर योर बेनिफिट, आपके लाभ के लिए है। शीघ्र से शीघ्र इसमें शामिल होइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।